नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंटवारा यानी कि पार्टीशन के बारे में। किसी भी संपत्ति का बंटवारा, इसके बारे में आप लोग सभी लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन जब इसे कानूनी रूप या कानूनी मान्यता दिया जाता है, पार्टीशन किया जाता है परिवार के बीच, तो किन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और पार्टीशन सूट कैसे लाया जाता है, इस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल पर काफ़ी सारे टॉपिक पर लीगल वीडियो अपलोड किए गए हैं और रेगुलर अपलोड किए जाते हैं। तो इसके लिए आज जो मैं बंटवारा या पार्टीशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, पहले के वीडियो और आज का वीडियो दोनों ही काफ़ी यूजफुल है और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। कई हमारे व्यूअर्स पार्टीशन सूट के बारे में, बंटवारा के बारे में कोई एक वीडियो बनाइए, ऐसा काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए आज मैंने बंटवारा या पार्टीशन पर वीडियो बनाने का सोचा है। तो आइए दोस्तों, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अब हम शुरू करते हैं बंटवारा या पार्टीशन के बारे में। तो बंटवारा या पार्टीशन दोस्तों जो होता है परिवार के मध्य ही होता है, भाई भाई के बीच होता है, भाई भतीजे के बीच होता है, चाचा के बीच होता है और कुटुंब में जितने भी एक ही पूर्वज से जो सहदायिक हैं, जितने उसके उत्तराधिकारी हैं, उनके बीच होता है। तो बंटवारा किस चीज का होता है दोस्तों? सामान्यतः जमीनों का होता है, संपत्तियों का होता है। और ये संपत्ति किसके द्वारा अर्जित की गई है और उस संपत्ति का स्वरूप क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं और उसके आधार पर उसका बंटवारा या पार्टीशन होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि संपत्ति पैतृक, एंसेस्ट्रल, जिसे कि पैतृक संपत्ति कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, जो आपके दादा के नाम से थी और दादा के नाम पर आने से पहले वो परदादा के नाम पर थी। परदादा की मृत्यु के बाद वो दादा के नाम पर आई, दादा की मृत्यु के बाद पिता के नाम पर आई और अभी मान लीजिए पिता के नाम पर है और आप लोग उसके पिता के पुत्र हैं। तो ऐसी जो पूर्वजों से 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से संपत्ति आपके नाम पे चली आ रही है, आपके पिता के नाम पर या दादा के नाम पर, ऐसी संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो सामान्यतः एक परिवार में कई बार 4 दादा हैं तो 4 दादा के मध्य विभाजन हो गया रहता है, तो चारों दादा संपत्तियों को बांट लिए रहते हैं, तो अलग अलग वो बट गया रहता है। तो आपके दादा कौन से थे और आपके दादा से उत्तराधिकार में आपके पिता को कौन सी संपत्ति प्राप्त हुई और जो कि आगे चल करके आपको उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली है। तो ऐसी संपत्तियों को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार की संपत्ति, ज्वाइंट फैमिली में जो संपत्ति अर्जित की जाती है। मान लीजिए 3 भाई हैं, आपके पिता लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई संयुक्त रूप से एक ही घर में एक साथ रहते हैं, एक व्यापार करते हैं और एक साथ धन या आय अर्जित करते हैं। तो ऐसे में यदि जो संपत्ति अर्जित की जाती है, सामान्यतः जो करता होता है बड़ा होता है, लोग सम्मान के रूप में संपत्ति उसके नाम से क्रय कर लेते हैं या लाड प्यार के रूप में छोटे के नाम से क्रय कर लेते हैं। लेकिन आपके पिता लोग 3 भाई हैं और तीनों ने ज्वाइंट इनकम से वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो उस प्रकार की जो ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट इनकम से खरीदी गई संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्व अर्जित संपत्ति, जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है दोस्तों
कि मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए संपत्तियों का विभाजन हो गया, उसके बाद आपके पिता ने जो अपने श्रम से, अपनी आय से जो संपत्ति अर्जित की है, न तो वो संपत्ति पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, न ही ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए उस संपत्ति को अर्जित की गई है, वो उन्होंने अपने स्वयं के इनकम से, स्वयं के आय से खरीदी है, अपने नाम पर खरीदी है। तो ऐसी संपत्ति को हम सेल्फ एक्वायर्ड या स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। ये तो आप समझ लिए दोस्तों कि ये संपत्तियां हैं। इसके अलावा भी कई संपत्तियां होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो पार्टीशन या बंटवारा या परिवार एक इतना बृहद इसका स्वरूप है कि इसको इस छोटे से वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर जो आपको समझना चाहिए या जानना चाहिए, उन चीजों को ही मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो वास्तव में आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, जब ऐसी संपत्तियों का बंटवारा की बात आती है परिवार में, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर परिवार में प्रेम हो, राजी खुशी है, सब कोई में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, तो आप ऐसे संपत्तियों का एक बंटवारा विलेख, पार्टीशन डीड तैयार करके उसे उप पंजीयक या पंजीयक के यहाँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक मजमून बना करके कि भाई हमारे ये पैतृक संपत्ति है, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सारी संपत्तियों का विवरण दे करके एक पार्टीशन डीड बनवा करके आप पंजीयन कार्यालय में, रजिस्ट्रार कार्यालय में उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये इस प्रकार का जो डीड होता है वो सभी प्रकार के विवादों से दूर होता है। आगे चल के किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी सामान्यतः नहीं होती है। तो उस डीड के आधार पर राजस्व न्यायालयों में या सिविल न्यायालय में, जिस भी न्यायालय में जरूरत के हिसाब से आप जा सकते हैं और उस रजिस्टर्ड डीड को एग्जीक्यूट, क्रियान्वयन उसका करा सकते हैं। तो उस आधार पे आपके अलग अलग खाते बन जाएंगे, अलग अलग आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, विभाजन हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि पिता के जमाने में ही, दादा के जमाने में ही, दादा ने ही, आपके पिता 4 भाई थे, उन चारों को प्रॉपर्टी बांट दी थी, लेकिन कोई रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं किया था। कोई लिखित मजमून एक स्टाम्प पेपर में, कागज पेपर में एक बना दिया था कि भाई ये 50 एकड़ है, उसमें 20 तुमको दिया, 18 तुमको दिया, 15 तुमको दिया, और उसके कारण उसमें दर्शा दिए जाते थे कि भविष्य में आप लोगों के मध्य कोई विवाद ना हो। तो ऐसा अगर कोई लिखित बंटवारा हो, कोई पारिवारिक आपकी व्यवस्था पत्र हो जो लिखित में हो, तो आप उस व्यवस्था पत्र के आधार पे, उस लिखित बंटवारा के आधार पे भी राजस्व न्यायालय में भी आ सकते हैं, सिविल न्यायालय में भी जा सकते हैं बंटवारा के लिए, पार्टीशन के लिए। और अगर ये भी ना हो, आपके पास सिर्फ मौखिक बंटवारा हो, और मौखिक बंटवारा हो कि भाई आपके दादाजी ने जो आपके परिवार के मध्य संपत्तियों का मौखिक रूप से विभाजन कर दिया गया, और 2 पीढ़ी से आप उस मौखिक विभाजन के अनुसार ही काश्त, कब्जा, खेती करते चले आ रहे हैं। तो अगर आपके मध्य प्रेम है, राजी है, खुशी है, और प्रेम से आप उस मौखिक विभाजन पर आज भी उसका पालन कर रहे हैं, तो उसका एक मजमून बना लीजिए। जो वहाँ के पटवारी हैं, आरआई हैं, उनसे जा करके मिल करके एक रूपरेखा बना करके, एक सूची बनवा करके, उस आधार पर आप बंटवारा या पार्टीशन करा सकते हैं। तो ये सब चीजें तो प्रेम, आपसी भाईचारा से संबंधित बात थी। बात दिक्कत तब होती है या परेशानी तब उत्पन्न होती है जब आप पूर्व के किसी लिखित बंटवारे, पूर्व के किसी पारिवारिक व्यवस्था या पूर्व के किसी मौखिक विभाजन को कोई एक सदस्य परिवार का नहीं मानता है, और उसका ये आक्षेप या आपत्ति आता है कि तत्कालीन जो विभाजन हुआ था वो असमान बंटवारा हुआ था, या किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया गया था, उसको कम हिस्सा प्राप्त हुआ था। या ऐसा भी होता है कि किसी को जो हिस्सा प्राप्त हुआ था
उस हिस्से को वह स्वयं खेती न कर रहा हो और उसका कोई अन्य साहूदायिक उसको कब्जा कर लिया हो या हड़प लिया हो। तो जब ये सारी परिस्थितियां आ जाती हैं तो एक घर में विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो आदमी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो जब आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है बंटवारे के लिए या विभाजन के लिए, तब फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और ऐसा कारण क्या उत्पन्न होता है कि जब आपको न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में बने प्रावधान कि पिछले कई सारे प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। वैसे तो मैंने क्रिमिनल सब्जेक्ट में भी प्रक्रिया से संबंधित कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हम चूंकि बंटवारा और पार्टीशन की बात हो रही है तो इस पर हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता की ही बात करेंगे। तो किसी भी न्यायालय में जाने के लिए आपको वाद कारण की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां तक आपके बीच प्रेम और भाईचारे की बात थी या किसी रजिस्टर्ड डीड की बात थी, वहां पर तो वाद कारण वही था कि भाई अब संयुक्त परिवार था, अब हम अलग अलग होना चाहते हैं और ये हमारा मौखिक रजिस्टर्ड बंटवारा है या लिखित बंटवारा है, इसके आधार पर हमारा पार्टीशन कर दिया जाए, ऐसा करके आप जा सकते हैं। लेकिन ये सब कारण नहीं है और आप पार्टीशन के लिए आते हैं तो फिर आपको उसमें वाद कारण जो कॉज ऑफ एक्शन है, उस केस को करने का जो कारण है वो उत्पन्न करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सामान्यतः अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चरल लैंड को विभाजित करने का, पार्टीशन करने का सामान्यतः देश के सभी राज्यों में तहसीलदार या तहसील स्तर पर ही कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो आप ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड को वहाँ जा कर के तहसील न्यायालय में विभाजन करा सकते हैं। एक सिंपल जो भी आवेदन पत्र होता है, हर स्टेट के लिए एक लैंड रेवेन्यू कोड होती है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश का अलग होता है, छत्तीसगढ़ का अलग होता है। अब चूंकि मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ एक ही था, इसलिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सामान्यतः दोनों के नियम एक ही हैं। और इसी तरह से हो सकता है उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से तो उसके भी लैंड रेवेन्यू कोड एक ही हो, और झारखंड और बिहार पहले एक ही थे तो उनके भी लैंड रेवेन्यू कोड एक हो सकते हैं। लेकिन देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, चेन्नई है और राजस्थान है, अन्य राज्यों में अलग अलग लैंड रेवेन्यू कोड हो सकते हैं। तो वहाँ के लैंड रेवेन्यू कोड में भी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एग्रीकल्चरल लैंड को पार्टीशन बंटवारा करने का अधिकार तहसीलदार को ही दिया गया। तो आप तहसीलदार के न्यायालय में जा करके बंटवारा कर सकते हैं। तहसीलदार के न्यायालय में अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड हो या फिर आवासीय लैंड हो या फिर कोई मकान हो या कोई ऐसी संपत्ति हो जिसका विभाजन नहीं हो पाता है और उसमें जितने भी जुड़े पक्षकार होते हैं, और उन पक्षकार माने जो आपके पार्टी होते हैं, जो आपका चाचा भी हो सकता है, आपका भतीजा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो वहां पर तहसीलदार के कोर्ट में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाते हैं या क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज करते हैं, इसको बोलते हैं स्वत्व का प्रश्न उठाना। तो स्वत्व का प्रश्न यदि उठा दिया जाता है राजस्व न्यायालय में, तो राजस्व न्यायालयों को टाइटल डिसाइड करने का पावर नहीं है। तो टाइटल डिसाइड करने का पावर, टाइटल माने स्वत्व डिसाइड करने का पावर एकमात्र सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है। तो जब राजस्व न्यायालय में आपके बंटवारा को लेकर के कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज किया जाता है, स्वत्व का प्रश्न उठा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। तो जब आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होता है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब वाद का कारण होता है। क्या होता है कि भाई पहले हम जो है मौखिक विभाजन के अनुसार या लिखित विभाजन के अनुसार या जैसे भी या आपसी विभाजन के अनुसार, या हमारी जो पैतृक संपत्ति है या फिर ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, इसके विभाजन के लिए हम तहसीलदार के यहाँ गए थे, रेवेन्यू कोर्ट में गए थे और वहां पर ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज हो गया। इसलिए ये इस वाद कारण में, और वो उनको ये अधिकारिता नहीं है
कि जो है वो टाइटल डिसाइड करें, इसलिए वो पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल होगा। तो सिविल कोर्ट जो है आपके पार्टीशन को क्लियर करेगा कि किस व्यक्ति का कितना कितना शेयर बनता है, और वो उसकी विषय वस्तु और उसके तथ्यों पर डिपेंड करता है। तो ये जो संपत्तियां हैं सिर्फ अधिकार नहीं, उसमें कई चीज लाइबिलिटी भी होती है। मान लीजिए आपके पिता ने कोई कर्ज लिया था, खेती के लिए लिया था, या परिवार के विकास के लिए लिया था, या ऐसे किसी काम के लिए, बच्चों की शादी के लिए लिया था जो आवश्यक था। तो ये ज्वाइंट फैमिली थी तो उसका सब्जेक्ट अलग हो तो होगा, पैतृक थी तो उसका अलग होगा। ये बहुत सारे विषय हैं। आने वाले समय में अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में मैं एक एक चीज को आपको समझाऊंगा। आज बृहत्तर रूप में एक मूल जो चीज होता है पार्टीशन या बंटवारा का, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में मैं एक एक प्रॉपर्टी का, एक एक चीज का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सुविधा हो सके और आप चीजों को जान सकें। तो जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं पार्टीशन के लिए, तो वहां पर अपना दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो थी हमारी एंसेस्ट्रल थी, पैतृक थी, या ज्वाइंट फैमिली में इसे हमने खरीदा था, पारिवारिक संयुक्त परिवार की आय से खरीदा था, या ये मेरी पर्सनल आय से खरीदी गई है। तो ऐसे मामलों में जब हम सिविल सूट आ जाते हैं तो उसका कोर्ट फीस होता है। पार्टीशन सूट अगर आप लाते हैं तो हर स्टेट में अलग अलग पार्टीशन सूट के लिए कोर्ट फीस निर्धारित है। तो सामान्यतः दोस्तों, हमारे कई दर्शक हैं जिनका हमेशा ये सवाल रहता है कि ऐसे मामले में कोर्ट बहुत समय लेता है और कोर्ट बहुत प्रोसीजर को बढ़ा देता है, लेंदी कर देता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो प्रोसीजर है वो इस आशय से बनाया गया है कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना। तो सामान्यतः 2 साल 3 साल सामान्य रूप से पार्टीशन सूट में लग ही जाते हैं। और यदि कोई उसमें अड़ंगा करने वाला व्यक्ति हो, कोई उसमें आक्षेप पैदा करने वाला व्यक्ति हो, या ये चाहता हो कि पार्टीशन जल्दी ना हो, तो बीच बीच में मिसलिनियस एप्लीकेशंस लगाते रहते हैं, जो उस प्रकरण को और अधिक विलंबित करते हैं। क्योंकि वो मिसलिनियस एप्लीकेशंस जब तक डिसाइड नहीं होते हैं, फिर प्रकरण आगे नहीं बढ़ पाता है। तो साधारणतः तो आप सूट फाइल कीजिएगा, जितने पक्षकार होंगे, जितने लोगों को आपने पार्टी बनाया है, उनको नोटिस भेजिएगा। नोटिस की प्रक्रिया में ही 2 4 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद, जैसे कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया है, नोटिस होने के बाद वो आएंगे, आपके सूट का WS देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करेंगे, जिसे हम हिंदी में जवाब दावा कहते हैं। फिर उसके बाद इशूज बनेंगे, उसके बाद फिर दोनों पक्षों की गवाहियां होंगी, फिर फाइनल आर्गुमेंट होगा। अगर सामान्य तरीके से स्मूथली आपका प्रकरण रन कर रहा है तो की बात है, और बीच बीच में कुछ कुछ जो है मिसलिनियस एप्लीकेशंस CPC के आदेशों और नियमों के तहत प्रस्तुत किए जाते रहे, तो उसको डिसाइड करने के चक्कर में ये केस लंबे चले जाते हैं। तो पार्टीशन सूट किस आधार पर और कैसे फाइल किया जाता है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि कौन सी संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है और कौन सी संयुक्त आय से खरीदी संपत्ति होती है और कौन सी स्वार्जित होती है, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया, लास्ट में फिर समराइज कर देता हूं दोस्तों, कि जो हमें पूर्वजों से सहदायिक के रूप में, को पार्टनर के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में जो संपत्तियां हमें अर्जित होती हैं, उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हुए एक संयुक्त आय से खरीदी गई संपत्ति, जो परिवार के किसी भी नाम से हो, किसी भी व्यक्ति के नाम से हो सकती है, उसको हम ज्वाइंट फैमिली और ज्वाइंट इनकम से खरीदी गई संपत्ति कहते हैं। और पार्टीशन के बाद जब व्यक्ति खुद की आय से खरीदता है कोई संपत्ति, तो वो स्वअर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ऐसे संपत्तियों के विभाजन के लिए जो भी हम
दावा लाते हैं, सूट लाते हैं न्यायालय में, उसको हम पार्टीशन सूट कहते हैं। अब ऐसी संपत्तियों में क्या क्या पृथक पृथक समस्याएं आती हैं और क्या क्या होता है, इसके लिए हम पृथक पृथक से छोटे छोटे वीडियो अलग से बनाएंगे। आज इस विषय पर अगर हम सभी विषयों पर चर्चा करते जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उम्मीद है कि सामान्य तौर पर जितना एक पार्टीशन या बंटवारा के मामले में सिविल सूट जो फाइल किया जाता है, पार्टीशन सूट, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ कोई आपको कानून पढ़ाता नहीं, मैं जो कानून उपलब्ध है हमारे देश में किसी भी विषय के लिए, उससे संबंधित चीजों को सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो चीज है मैं बताता हूं आपके लिए काफी उपयोगी साबित होती होगी। और इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आकर अपना मूल्यवान कमेंट जो आप मुझे देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो आपसे आग्रह है दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।